गर्मी में रसोई के नीचे बहुओं का सीक्रेट स्विमिंग पूल। दोपहर की चिलचिलाती धूप पूरे शहर को झुलसा रही है। खन्ना निवास के घर की तीसरी मंजिल की छत पर पांचों औरतें पसीने से तरबतर खड़ी हुई हैं। उनके ठीक सामने वाले प्लॉट में बना बड़ा सा वाटर पार्क और नीला स्विमिंग पूल साफ नजर आ रहा है। मालती, देखो तो सही, ये लोग कितने मजे से उस ठंडे पानी में गोते लगा रहे हैं और हम यहाँ छत पर खड़े होकर उबल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे शरीर से पसीना नहीं बल्कि जान निकल रही हो। देख रही हूँ दीदी, मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही हैं वहां से। काश हम भी उस नीले पानी के अंदर होते और ये गर्मी हमारे पास भटकती भी नहीं। पर हमारी किस्मत में तो बस ये तपती हुई छत और गर्म हवा के थपेड़े ही लिखे हैं। तुम दोनों तो अभी नहीं हो। हम तो बरसों से इस छत पर खड़े होकर इन लोगों को ऐसे ही नहाते देख रहे हैं। हर साल गर्मी आती है और हम बस हसरतों से इस वाटर पार्क को ताकते रह जाते हैं। भाई साहब ने तो जैसे कसम खा रखी है कि हमें उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखने देंगे। दीदी सही कह रही हैं। इस घर के मर्दों का तो मिजाज ही अलग है। उन्हें लगता है कि औरतों का ऐसी जगहों पर जाना मर्यादा के खिलाफ है। अगर आज बड़ी भाभी घर पर होती तो शायद वो हमारी तरफदारी करती और हमें वहाँ जाने की इजाजत मिल जाती। भाभी की बात मत करो रीता, मैंने तो जब से इस घर में कदम रखा है उन्हें देखा तक नहीं। तुम सब में सबसे पुरानी मैं ही हूँ, लेकिन भाई साहब ने उनके बारे में ऐसी दीवार खड़ी की है कि कोई उनका नाम तक नहीं लेता। पता नहीं उन्हें घर से क्यों निकाला गया था। दीदी, मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म में हमें उस पूल में पैर रखने का मौका मिलेगा। चलो अब नीचे चलो भाई साहब, और बाकी सबके आने का वक्त हो गया। अगर किसी ने हमें यहाँ खड़ा देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही औरतें मुड़ती हैं, सीढ़ियों से भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। दादी, सास, महेश, तीनों चाचा और तीनों बेटे एक साथ छत पर आ जाते हैं। महेश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है और वो सीधे माधुरी की तरफ देखते हैं। कितनी बार मना किया है यहाँ छत पर आकर उस पुल की तरफ मत देखा करो। तुम औरतों को एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती? अरे बेटा, इन औरतों को समझाना तो पत्थर पर सिर मारने जैसा है। माधुरी, तुम तो घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो कम से कम समझदारी दिखानी चाहिए। तुम ही इन सबको लेकर यहाँ आ जाती हो। भाभी और चाची, आप लोगों को भी क्या हो गया है? बच्चों जैसी जिद पकड़ रखी है। अरे आप लोगों को जब पता है कि भैया और पापा इस बात पर कितना भड़कते हैं तो क्यों आती हैं? खैर, अब जो हो गया वो जाने दो और अब सब नीचे चलो, वैसे भी भूख लगी है। अरे हाँ, आज फैक्ट्री में काम कुछ ज्यादा ही था, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सब लोग भारी मन से नीचे आ जाते हैं। डाइनिंग हॉल में नौकरों ने खाना लगा दिया था। घर के सभी मर्द चुपचाप खाना खा रहे हैं, लेकिन औरतों के बीच एक बेचैनी है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन गर्मी का कहर कम नहीं होता। अगले दिन सुबह के 11 बज रहे हैं। घर के मर्द अपने अपने काम पर जा चुके हैं। घर में केवल औरतें और दादी बची हुई हैं। माधुरी और मालती रसोई में काम खत्म करके एक साथ बैठती हैं और चाचियों को भी वहां बुला लेती हैं। चाची, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है इस गर्मी से। क्यों ना हम सब तैयार होकर पास वाले पार्क में टहलने चलें, वहाँ कम से कम पेड़ों की छांव तो मिलेगी। हाँ चाची, दीदी सही कह रही है, इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है बहुओं, चलो गीता और रीता को भी ले लो। 5 औरतें तैयार होकर पार्क पहुंचती हैं। पार्क में काफी भीड़ है। तभी वहां उन्हें पड़ोस की 2 औरतें गंगा और जमुना मिल जाती हैं। गंगा और जमुना बहुत ही चटपटे अंदाज में आपस में बातें कर रही हैं और उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। अरे जमुना, कल तो मजा ही आ गया वाटर पार्क में। क्या पानी था और क्या स्लाइड। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वहीं बस जाऊं। सही कह रही हो गंगा, इतना शानदार पूल पड़ोस में और कोई वहाँ ना जाए तो बेवकूफी है। दीदी देखिए, ये लोग कैसे हमारा मजाक उड़ा रही हैं। हमें देखकर ही ऐसे बातें कर रही हैं। तुम सही कह रही हो मालती, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आकर तो और भी दुख हो रहा है। चलिए चाची, घर ही चलते हैं। औरतें वापस घर आ जाती हैं और अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। दिन बीतते रहते हैं और गर्मी और भी बढ़ती जाती है। एक दिन घर में हलचल शुरू होती है, क्योंकि निहाल के लिए लड़की देखने जाना है। सभी लोग तैयार हैं। अरे बहुओं, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ माँ जी, बस हो गया सब काम, आप फिक्र मत कीजिए, हम समय पर पहुँच जाएंगे। सभी लोग लड़की देखने निकलते हैं। दूसरी तरफ किरण के घर में माहौल बिल्कुल अलग है। किरण की माँ उसे ढूंढ रही है और वो शहर के स्विमिंग पूल में तैर रही है। किरण की माँ उसे कॉल करती है। किरण, कहाँ है तू? माँ, स्विमिंग पूल में नहा रही हूँ। तुझे कितनी बार बोला था कि कम से कम आज तो पूल पर मत जाना। लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं और तू है कि मछली की तरह पानी में ही घुसी रहती है। दिन भर बिता दिया तूने वहाँ, अब तो आजा। माँ, आप भी कितनी चिंता करती हैं, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। फोन रखने के बाद किरण की माँ किरण के पिता से, इस लड़की ने तो पूल में नहा नहा कर नाक में दम कर रखा है।
अरे हमारी बेटी को नहाना पसंद है तो अच्छी बात है, और मैंने जो रिश्ता उसके लिए ढूंढा है वो तो उसके लिए जन्नत है। उनके घर के ठीक पीछे ही तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और वाटर पार्क है। किरण तो वहाँ रोज मजे से नहाया करेगी, इसलिए मैंने उस घर को चुना है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हमारी बेटी को तो पानी के बिना चैन ही नहीं पड़ता। अगर ससुराल में भी उसे ये सुख मिल गया तो वो खुश रहेगी। थोड़ी देर बाद मेहमान आ जाते हैं। किरण तैयार होकर बाहर आती है और मेहमानों का स्वागत करती है। महेश और निहाल किरण को देखते ही पसंद कर लेते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है और कुछ ही हफ्तों में शादी संपन्न हो जाती है। किरण विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। फिर गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह किरण तैयार होकर अपने चाची सास के पास आती है। चाची जी प्रणाम। मेरी पहली रसोई है तो आज क्या क्या बनाना है आप बस बता दीजिए, मैं सब कुछ बड़ी प्यार से बनाऊंगी। और हाँ, काम खत्म करने के बाद क्या हम सब स्विमिंग पूल चलेंगे? स्विमिंग पूल? बहू तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि इस घर में स्विमिंग पूल का नाम लेना भी मना है। वहाँ जाने की तो बात ही छोड़ दो। क्या? पर चाची मेरे पिताजी ने तो मुझे बताया था कि घर के पीछे ही पूल है और मैं वहाँ रोज नहा सकती हूँ। बहू, इस घर के मर्दों का नियम बहुत सख्त है। हम औरतों को घर के बाहर जाने की तो आजादी है, लेकिन उस स्विमिंग पूल की तरफ आंख उठाकर देखने की बेमनाही है। हाँ किरण, यही इस घर का कड़वा सच है। हम सब भी रोज उस पानी को देखकर तरसते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि भाई साहब के खिलाफ जाकर वहाँ पैर भी रख सके। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लगा कि यहाँ आकर मेरी गर्मी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो कुएं के पास रहकर भी पानी पीना मना है। किरण पहली रसोई का खाना बनाती है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सब बैठकर खाना खा रहे हैं, दादी माँ किरण की तारीफें करते हुए। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, खाना बहुत अच्छा बना है। खाना खाने के बाद दादी माँ सोने के कंगन किरण को देते हुए, यह तो मेरी तरफ से ये सोने के कंगन। तुम इस घर में खुशियों की सौगात लेकर आई हो। बस ऐसे ही सबको प्यार से खिलाती रहना और घर का मान बढ़ाना। शुक्रिया माँ जी, आपकी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। रात को निहाल अपने कमरे से किरण से, किरण तुम आज उदास क्यों लग रही हो? सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो दादी ने तुम्हें कितने महंगे कंगन दिए हैं। क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो स्विमिंग पूल में नहाना ही असली सोना है। मैंने इसी उम्मीद में शादी की थी कि वहाँ रोज नहाऊंगी, पर यहाँ आकर पता चला कि वो तो मना है। देखो किरण, जो घर का नियम है वो सबके लिए है। मैं पापा और भैया के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम्हें अब इस माहौल में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। किरण खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और किरण उदास रह रही थी। एक दिन किरण अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी माधुरी और मालती उसके पास आती हैं और, किरण उदास मत हो, चलो मैं तुम्हें छत पर ले चलती हूँ। हम तैर नहीं सकते तो क्या हुआ, देखकर ही मन बहला लेंगे। घर के मर्द और दादी माँ बाहर गए हैं, अभी कोई हमें नहीं रोकेगा। हाँ किरण चलो, जब हमारा मन बहुत बेचैन होता है तो हम बस वहाँ खड़े होकर कल्पना कर लेते हैं कि हम भी उस ठंडे पानी के अंदर हैं। सब औरतें छत पर जाती हैं और नीचे पूल में लोगों को मस्ती करते देखती हैं। किरण का मन और भी ज्यादा तड़पने लगता है। दीदी, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं से छलांग लगा दूं। ये पानी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं ये सब? मुझसे तो एक पल भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हमें भी दुख होता है किरण, पर अब क्या कर सकते हैं। हमने तो अपनी किस्मत मान ली है। तुम अभी नहीं हो इसलिए तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है। धीरे धीरे तुम भी हमारी तरह चुप रहना सीख जाओगी। थोड़ी देर बाद सभी नीचे आ जाते हैं और फिर किरण अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। वो फोन पर रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताते हुए, माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। मुझे उस पूल में जाने की परमिशन नहीं है। पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं वहाँ रोज नहा पाऊंगी? यहाँ तो छत पर खड़ा होना भी एक बड़ी सजा जैसा लगता है। बेटा, तुम वहाँ की बहू हो, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। क्या हुआ अगर पूल में नहीं नहा सकती? क्या जो लोग पूल में नहीं नहाते उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है? माँ, आप नहीं समझेंगी। मेरी तो जिंदगी ही पानी है। यहाँ तो जैसे मेरा दम घुट रहा है। किरण फोन रख देती है और सोच में डूब जाती है। समय बीतता रहता है लेकिन उसकी उदासी कम नहीं होती। वो रोज रसोई की खिड़की से उस पूल को दूर से निहारती रहती है। एक दिन वो रसोई में दूध उबाल रही थी और उसका ध्यान खिड़की के बाहर उसी पूल पर था। अचानक दूध की पतीली हाथ से फिसल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? सारा दूध फर्श पर गिर गया। लेकिन ये दूध जा कहाँ रहा है? ये तो टाइल्स के बीच में समाता जा रहा है, जैसे नीचे कोई गड्ढा हो। किरण झुककर फर्श को देखती है। दूध फर्श पर फैलने के बजाय तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। वो बाल्टी से पानी डालकर फर्श को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन पानी भी वैसे ही गायब हो जाता है, जिसे देखकर किरण, ये टाइल्स तो खोखली लग रही है, जैसे फिल्मों में गुप्त रास्ते होते हैं। ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है। क्या यहाँ नीचे कोई तहखाना है? मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा, पर अभी नहीं। जब सब सो रहे होंगे तब देखूंगी।
ऐसा कहकर किरण फिर से काम में लग जाती है। फिर दोपहर के समय जब सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, किरण चुपके से रसोई में आती है। वो धीरे धीरे टाइल्स को उखाड़ने की कोशिश करती है। कुछ देर की मेहनत के बाद एक बड़ा सा टाइल का हिस्सा निकल आता है और नीचे एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। हे भगवान, यहाँ तो सच में एक दरवाजा है और ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। किरण सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे पहुंचकर वो जैसे ही लाइट जलाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो एक स्विमिंग पूल है। हमारे घर के नीचे इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और यहाँ तो सब कुछ है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ट्यूब्स और यहाँ तक कि एक छोटा सा किचन भी। और वो रही मोटर, शायद उस बटन को दबाने से इसमें पानी भर जाएगा। पर इसे इस तरह छुपा कर क्यों रखा गया है? क्या घर में कोई भी इस बारे में नहीं जानता? किरण पूल के चारों तरफ घूमती है। पूल अभी खाली है, लेकिन पाइप्स और मोटर सब सही सलामत लग रहे हैं। उसे वहां कुछ पुराने बोर्ड्स और तस्वीरें भी मिलती हैं जो काफी धूल से भरी हैं। वो तुरंत ऊपर आती हैं और टाइल्स को वापस वैसे ही जमा देती हैं जैसे वो पहले थी। अगले दिन दोपहर का वक्त है। सूरज की तपिश अपने चरम पर है। घर के सभी पुरुष और दादी माँ अपने अपने कामों के लिए बाहर जा चुके हैं। रसोई में उमस इतनी है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। किरण के मन में हलचल मची है। किरण सभी को आवाज देकर बुलाती है और फिर, माधुरी दीदी, मालती दीदी, मेरे पास आप सबको दिखाने के लिए कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगी। आज हमारी सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है। क्या हुआ किरण, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या तुमने कोई नया ठंडा शरबत बनाया है हमारे लिए? हाँ किरण, तुम्हारी आंखों में ये चमक कैसी है? बहू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हम सब यहाँ खड़े हैं, क्या तुम खिड़की से स्विमिंग पूल दिखाकर हमारे मन में झूठी उम्मीद जगाने वाली हो? नहीं चाची, मैं कोई उम्मीद नहीं जगा रही, मैं हकीकत दिखा रही हूँ। रुकिए, पहले मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आती हूँ। किरण बाहर जाकर दरवाजा बंद करती है और फिर जल्दी जल्दी फर्श पर रखी टाइल हटाती है। चाचियां और बहुएं उसे हैरानी से देख रही हैं। जैसे ही लोहे का गुप्त दरवाजा खुलता है, पूरी रसोई में एक ठंडी और नमी वाली हवा भर जाती है। ये क्या है किरण? हमारे घर की रसोई के नीचे ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मैं तो कब से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। दीदी, ये कोई साधारण तहखाना नहीं है। मेरे पीछे पीछे नीचे आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। एक एक करके पांचों औरतें उन सकरी सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। जैसे किरण नीचे लगी पुरानी लाइट जलाती है, पूरा हॉल जगमगा उठता है। सामने एक विशाल और साफ सुथरा स्विमिंग पूल खड़ा है जिसकी दीवारें संगमरमर की बनी है। हे भगवान, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो बिल्कुल वैसा ही पूल है जैसा हम छत से देखा करते थे, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ तो कोई हमें देख भी नहीं सकता। क्या ये सच में हमारे ही घर का हिस्सा है? ये तो सच में बहुत सुंदर है। देखिए दीदी, यहाँ तो अलमारियों में कितने सारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम और तौलिए भी रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी बहुत बड़ी पार्टियां हुआ करती थी। चाची, आज से ये हमारा ठिकाना है। देखिए, यहाँ एक बड़ा सा बटन है। मुझे लगता है इससे पानी भरने की मोटर चालू होती है। मैं इसे दबा दूं? क्या आप सब तैयार हैं इस गर्मी को मात देने के लिए? ऐसा कहकर किरण जैसी बटन दबाती है, पाइपों से पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही मिनटों में पूल ठंडे और नीले पानी से भरने लगता है। पानी की खनक सुनकर औरतों के चेहरे खिल उठते हैं। बरसों की थकान और पाबंदियों का बोझ जैसे हल्का होने लगता है। किरण, तुमने तो कमाल कर दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। चलो बहुओं और सासू माओ, अब सोचना क्या है। यहाँ अलमारियों में सब कुछ है। आज हम अपनी मर्जी से जिएंगे बिना किसी डर के। पर बहू, अगर ससुर जी को पता चला तो वो तो हमें घर से निकाल देंगे। उनकी मर्जी के बिना यहाँ कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा है। चाची, ससुर जी को कैसे पता चलेगा? वो तो शाम से पहले नहीं आएंगे। और आप भूल रही हैं, मैंने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया है। गीता दीदी, किरण सही कह रही है। रोज तो हम डर डर के जीते हैं, आज एक दिन आजादी के नाम कर देते हैं। देखिए पानी कितना साफ है। मैं तो जा रही हूँ कपड़े बदलने, जिसे आना है वो आ जाए। आज तो मैं जल परी बनकर ही रहूंगी। औरतों के बीच का डर अब उत्साह में बदल चुका है। सब भागकर चेंजिंग रूम की तरफ जाती हैं। कुछ ही देर में वो रंग बिरंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और शावर कैप्स पहनकर बाहर आती हैं। एक दूसरे को इस नए अवतार में देखकर वो खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। मालती, तुम तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हो। और देखो, किरण को तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमेशा से इसी पूल की मालकिन थी। चलो अब देर किस बात की, एक साथ पानी में कूदते हैं। सब एक साथ पानी में छपाक से कूदती हैं। ठंडे पानी के संपर्क में आते ही उनकी सारी तपिश गायब हो जाती है। वो एक दूसरे पर पानी उछालती हैं, तैरती हैं और फिर स्लाइड से नीचे आती हैं। रसोई के ऊपर जो सन्नाटा था, उसके नीचे अब खुशियों का सैलाब उमड़ रहा था। देखिए चाची, कितना मजा आ रहा है। मैं अपने साथ कुछ मैगी के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक भी लाई हूँ। मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ, फिर हम पानी के अंदर ही पार्टी करेंगे। आज कोई काम नहीं, सिर्फ मस्ती होगी।
हाँ बहू जल्दी बनाओ, आज तो भूख भी बहुत जोर की लग रही है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मैं इस तरह पानी में खेलूंगी। तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं बल्कि हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। किरण किचन में जाती है और जल्दी से मैगी बनाती है। फिर ट्रे में मैगी और कोल्ड ड्रिंक सजाकर पूल के पास ले आती है। सब औरतें पानी के किनारे बैठकर गर्म मैगी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेती हैं। घंटों बीत जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं भरता। शाम होने वाली है। माधुरी सभी से 5 बजने वाले हैं, मर्द कभी भी वापस आ सकते हैं, चलो वापस चलते हैं। वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेटती हैं और ऊपर आ जाती हैं। फिर किरण टाइल्स को वापस फर्श पर सटा देती है और अपने अपने काम में लग जाती है। शाम को सभी औरतें खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी लोगों को परोस रही थी। इस समय सबको एक साथ छींक आ रही थी। ये देखकर महेश, अच्छी अच्छी अच्छी। अरे ये क्या हो रहा है तुम सबको? एक साथ जुकाम कैसे हो गया? माधुरी, सीता, मालती, सबके सब छींक रहे हो। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। दोपहर में मंदिर गई थी, घर पर कोई नहीं था। कहीं तुम औरतों ने पीछे वाले वाटर पार्क में जाने की हिमाकत तो नहीं की? सच सच बताओ वरना तो तुम जानती ही हो। अरे नहीं नहीं दादी जी, आप तो बेकार में शक करिए। दरअसल आज रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी थी तो हम सब ने शावर खोलकर बहुत देर तक ठंडे पानी से स्नान किया। बस उसी की वजह से शायद थोड़ी सर्दी लग गई। अरे शावर से नहाने में कोई बुराई नहीं है, पर ध्यान रखना उस वाटर पार्क की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। औरतें राहत की सांस लेती हैं कि वो पकड़ी नहीं गई, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान उनकी चोरी छुपे की गई मस्ती की गवाही दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर दोपहर में वो सीक्रेट पूल में उतरती और अपनी दुनिया में खो जाती। एक दिन किरण पूल में नहाते हुए सभी से, दीदी आज मैं बाजार से कुछ नए नट्स और चिप्स लाई हूँ, आज की पार्टी और भी बड़ी होगी। मैंने सुना है कि आज ससुर जी और चाचा जी शहर से बाहर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब आज हमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दोपहर में सब नीचे पूल में मस्ती कर रहे थे। इधर बाहर निहाल अचानक अपनी कुछ फाइलें भूल जाने के कारण घर वापस आ जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो अपने फिंगरप्रिंट से पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और घर के सन्नाटे को देखकर निहाल, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? चाची, किरण, भाभी, कोई है क्या? सब कहाँ चले गए? वो सभी को कॉल लगाता है और फिर, अरे कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। रसोई में भी कोई नहीं है। पर ये क्या, रसोई का फर्श ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ से कोई गुजरा हो? ये टाइल यहाँ से हटी हुई क्यों है? निहाल जैसे टाइल हटाता है उसे टाइल्स वहां लोहे का दरवाजा दिखाई देता है और नीचे से संगीत की धीमी आवाज सुनाई देती है। वो दंग रह जाता है और धीरे से नीचे आता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि नीचे उसकी माँ, चाचियां और भाभियां पूल में मस्ती कर रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर के नीचे स्विमिंग पूल और आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? पापा को इस बारे में पता है? देखो तुम्हें ये सब पता चल गया है, पर तुम्हें चुप रहना होगा। अगर तुमने किसी को बताया तो हम सबको घर से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम मेरे और चाचियों की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? किरण, मैं तो हैरान हूँ कि घर में ऐसा कुछ था और मुझे खबर तक नहीं हुई। पर आप सब इतनी खुश लग रही हैं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे भी इस पार्टी में शामिल होना है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। अरे वाह, हमारा एक और साथी मिल गया। चलो बेटा तुम भी आ जाओ, पर याद रखना अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो हम सबके साथ तुम्हारी भी शामत आएगी। आज से तुम हमारे सीक्रेट ग्रुप के सदस्य हो। अब निहाल भी उनकी टोली में शामिल हो गया था। किरण और निहाल एक साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। ऐसे दिन बीतते हैं और उस स्विमिंग पूल पर पार्टियां होती रहती हैं, लेकिन खुशियों के इस महल पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। एक दिन महेश समय से पहले घर लौट रहे थे और उनकी नजर घर के बाहरी ड्रेनेज पाइप पर पड़ती है। अरे भाई, इतना सारा पानी बाहर सड़क पर क्यों बह रहा है? ये तो वही पाइप है जो मैंने सालों पहले बंद करवा दिया था। इसका मतलब नहीं हो सकता। क्या किसी ने उस तहखाने का दरवाजा ढूंढ लिया है? अरे मुझे अभी जाकर देखना होगा। महेश अपने तीनों बेटों और तीनों भाइयों के साथ गुस्से में लाल पीले होकर घर के दरवाजे पर आता है। आवाज देने पर भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो पीछे के दरवाजे से फिंगरप्रिंट लगाकर अंदर आ जाता है। यह सब देखकर निहाल, किरण और चाचियों को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन संगीत की वजह से कोई भी फोन नहीं उठाता। वो सब सीधे रसोई की तरफ बढ़ते हैं और दरवाजा खुला देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सभी लोग नीचे उतरते हैं और महेश गुस्से से, अरे भाई रुक जाओ सबके सब। मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने इस जगह को फिर से खोलने की हिम्मत कैसे की? पिताजी हम तो बस थोड़ी राहत चाहते थे। ये हमारा घर है और ये पूल भी हमारा है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम नहीं जानती किरण, तुम कुछ नहीं जानती। इस पानी के नीचे क्या दफन है ये सिर्फ मैं, मेरे तीनों भाई और मेरे दोनों बेटे जानते हैं। तहखाने के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठंडे पानी की चमक अब ससुर जी के चेहरे के साए में फीकी पड़ गई है।
मैंने इस जगह को ईंट पत्थर और टाइल्स के नीचे इसलिए दबाया था ताकि इस घर की मर्यादा बची रहे, पर तुम लोगों ने मेरी उस मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। पिताजी, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं या अपनी किसी पुरानी जिद की? हम यहाँ सिर्फ इस जानलेवा गर्मी से बचने आए थे। क्या अपनी बहुओं और बेटों को खुश देखना मर्यादा के खिलाफ है? हमें सच बताइए कि आप इस पूल से इतनी नफरत क्यों करते हैं? चुप रहो बहू, तुम्हें अभी इस घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं। तुम इस खानदान के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। आज तुमने ये दरवाजा खोला है जिसे मैंने अपनी यादों से भी मिटा दिया था। रुक जाओ बेटा, बस बहुत हो गया। अब और कितना छुपाओगे? आज इन बच्चों ने वही किया है जो कभी इस घर की रूह हुआ करती थी। किरण ने सच पूछा है, उसे और इस घर की बाकी बहुओं को सच जानने का पूरा हक है। अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो ये दीवारें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं फिर से वही सब याद करूं? उस पुल की हर एक टाइल मुझे मेरी हार और उसकी बेवफाई की याद दिलाती है। आज मैं सब बताऊंगी बहुओं। ये जो तुम आज स्विमिंग पूल देख रही हो, इसे सालों पहले सुप्रिया के लिए बनवाया गया था, जो तुम्हारी सासू माँ थी। उसे पानी से बहुत लगाव था। दादी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक पुरानी दीवार की तरफ देखने लगती है जहाँ कभी सुप्रिया की तस्वीर हुआ करती थी। घर के मर्द और औरतें सब अपनी जगह पर पत्थर की मूर्त बने खड़े हैं। 23 साल पहले की बात है। उन दिनों सुप्रिया घर की देखभाल के साथ साथ अपने 3 छोटे देवरों और अपने बच्चों को पाल रही थी। घर में बड़ी रौनक हुआ करती थी। महेश अपनी पत्नी की हर जिद पूरी करता था। वो लॉकडाउन का समय था। एक दिन सुप्रिया महेश से झगड़ रही थी। महेश, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लॉकडाउन हो या कुछ और, लेकिन मुझे हर हाल में स्विमिंग पूल पर नहाना है। तुम तो जानते ही हो कि मैं स्विमिंग पूल में नहाए बिना नहीं रह सकती। इस गर्मी में स्विमिंग पूल मेरे लिए मेरी सांसों जितना जरूरी है। देखो सुप्रिया, लॉकडाउन में बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं जल्दी ही एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनवाऊंगा और फिर तुम उसमें जी भर कर नहाना। अब तो खुश? महेश, आई लव यू। सचमुच तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। महेश बेटा, तेरे पिताजी ने काफी सालों पहले इसी घर के नीचे एक तहखाना बनवाया था, तो इस तहखाने में अपना स्विमिंग पूल बनवा ले। और फिर महेश ने घर के नीचे के तहखाने में ये पूल बनवाया। लेकिन एक दोपहर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या हुआ था दादी माँ? हमें पूरा सच जानना है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उस वक्त शहर में लॉकडाउन था और घर से बाहर निकलना सख्त मना था। सुप्रिया अक्सर कॉलोनी वालों को अपने पूल पर बुलाकर पार्टी किया करती थी। महेश को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। एक दिन पूल पर पार्टी चल रही थी और महेश वहां नहीं था। अचानक महेश जब पूल में आया तो राघव पूल के अंदर नहाते हुए सुप्रिया को किस कर रहा था और सुप्रिया ने उसे बाहों में जकड़ रखा था। तभी महेश वहां आ गया और क्या हो रहा है ये सब? बंद करो ये तमाशा। महेश की बात सुनकर भी सुप्रिया ने राघव को नहीं छोड़ा और वो उसे पूल से बाहर ले आई। महेश और भी गुस्से में आ गया और बोला, सुप्रिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मेरे प्यार का मजाक राघव के अफेयर करके उड़ाया। निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद कभी इस घर की तरफ पलट कर मत देखना। तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। महेश ने कोई बात नहीं सुनी और धक्के देकर सुप्रिया को निकाल दिया। साथ ही उसने बाकी सबको भी वहां से जाने के लिए कहा और उस पूल के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। निहाल उस समय बहुत छोटा था, लेकिन बाकी भाई और बेटे समझदार थे। महेश ने उन सबसे कहा, तुम सबने अपनी आंखों से देखा कि इस घर की औरत ने पूल पार्टी करके कैसे मेरे मन और मेरी इज्जत का तमाशा बनाया। आज के बाद सभी लोग कसम खाओ कि इस घर की औरतों को कभी कोई भी पूल पार्टी नहीं करने देंगे। और उसके बाद जो हुआ वो तुम सभी जानते हो। पूल को फिर से बंद कर दिया गया और उस घर में एक बार फिर से उदासी पूरी तरह से छा गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और सभी औरतें उदास होकर घर संभाल रही थी। एक दिन घर के मर्द काम पर गए थे और घर की औरतें एक कमरे में बैठकर बात कर रही थी। तभी किरण सभी से कहती है, शायद हमारी किस्मत में पूल पार्टी उतने ही दिनों की थी। सासू माँ ऐसा कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आता। क्या मैं उनकी फोटो देख सकती हूँ? वैसे तो भाई साहब ने भाभी की कोई भी फोटो घर में नहीं रखी है। हाँ, लेकिन मुझे एक बार सफाई करते हुए उनकी एक पुरानी फोटो मिली थी। दादी माँ ने बताया था कि ये भाभी है, मैंने उसे संभाल कर रख दिया था। मैं अभी दिखाती हूँ। रीता अलमारी से फोटो निकाल कर सभी को दिखाती है। फोटो देखकर किरण चौंक जाती है और कहती है, अरे ये तो सुप्रिया आंटी हैं, अरविंद अंकल की बेटी। ये लोग हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सुप्रिया आंटी तो बहुत सुलझी हुई हैं और अच्छी इंसान हैं। उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो कभी ऐसा कर सकती हैं।
एक बार हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। शायद हमें जो पता है वो पूरा सच नहीं है। अगले दिन शॉपिंग के बहाने सभी औरतें निकलती हैं और सुप्रिया के घर पहुंचती हैं और उसे सारी बातें बताती हैं। सुप्रिया यह सब सुनकर बहुत खुश होती है। वो सभी लोगों को गले लगा लेती है और फिर किरण कहती है, माँ जी, मैं ये कभी नहीं मान सकती कि आपने ऐसा कुछ किया होगा। आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसने हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख दिया? वो एक गलत फहमी थी। तुम्हारे ससुर ने मुझे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। हमारे स्विमिंग पूल में किसी को भी शराब पीने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उस दिन राघव चोरी से शराब ले आया था और उसने बहुत शराब पी रखी थी। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी में नहीं उतरता था। लेकिन शराब पीने के बाद वो मुझे घूरने लगा और अचानक वो पूल के गहरे पानी में गिर गया और डूबने लगा। मैं उसे बचाने के लिए पानी में कूदी। मैं उसे निकालकर बाहर की तरफ लाने लगी। पूल के किनारे आकर उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। उसी समय महेश वहां आ गया और उसने सब कुछ देख लिया। पिताजी, एक गलत फहमी ने आपकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। उन्होंने सिर्फ सासू माँ को नहीं खोया, बल्कि अपने बच्चों से उनकी माँ और उस घर से उसकी खुशियां भी छीन ली। लेकिन अब आपको हमारे साथ चलकर अपनी सच्चाई पिताजी को बतानी ही होगी। किरण और बाकी औरतों की जिद करने पर सुप्रिया तैयार हो जाती है। वो सभी लोगों के साथ घर वापस आती है। महेश देखता है कि सुप्रिया के चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, पर उसकी आंखों में वही पुरानी गरिमा है। वो उसे देखकर चिल्ला पड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चली जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बेवफाई की है, मैं कभी नहीं भूल सकता। पिताजी, इन्हें हम यहाँ लेकर आए हैं। आपको उनकी बात सुननी ही होगी, वो सच जो आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। सभी लोगों के फोर्स करने पर महेश सुप्रिया की बात सुनने को तैयार हो जाता है। सुप्रिया बीते दिनों के सारे बिखरे पन्ने समेट कर महेश के सामने खोल कर रख देती है और महेश गलत फहमियों के भंवर से बाहर आ जाता है। फिर वो रोते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे अपनी आंखों पर इतना भरोसा था कि मैंने दिल की आवाज सुनी ही नहीं। पिताजी, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, पर जो आज है उसे तो सुधार सकते हैं। आज सासू माँ को रोक लीजिए, उन्हें मत जाने दीजिए। नहीं माधुरी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी सफाई देने आई हूँ, जो 25 साल पहले अधूरी रह गई थी। मैं चाहती तो कभी वापस नहीं आती, पर मेरी छोटी बहू ने मुझे एहसास दिलाया कि सच का सामने आना जरूरी है, ताकि ये बच्चे अपनी माँ के बारे में गलत ना सोचें। सुप्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इन 25 सालों में मैंने एक भी दिन चैन की सांस नहीं ली। मुझे लगा मैं सही हूँ, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? माफी मांगना आसान है, पर उन बीते हुए सालों को लौटाना मुमकिन नहीं। मेरा आत्मसम्मान मुझे आज भी उस पति के साथ रहने की इजाजत नहीं देता जिसने मुझ पर शक किया। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों, मेरी बहू और मेरी देवरानियां, तुम सब जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, पर महेश के लिए नहीं। ऐसा कहकर सुप्रिया वहां से चली जाती है। महेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। वो सभी से कहता है, बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने अहंकार में आकर तुम सबको स्विमिंग पूल की खुशियों से दूर रखा, लेकिन आज के बाद तुम सब इस घर के स्विमिंग पूल में आराम से पार्टी कर सकते हो। अगले दिन महेश मजदूरों को बुलाकर उस गुप्त रास्ते को एक सुंदर और बड़े प्रवेश द्वार में बदलवा देता है। दोपहर की धूप अब इतनी चुभने वाली नहीं लग रही है। पूरा परिवार, बहुएं, बेटे और चाचियां सब पूल के अंदर मस्ती कर रही हैं। पानी की छपाक और हंसी की आवाजों से पूरा घर गूंज रहा है, लेकिन महेश कोने में बैठे सुप्रिया को याद कर रहा है। पूल में नहाते हुए किरण महेश को उदास देखकर निहाल से कहती है, निहाल, पिताजी की उदासी मोहब्बत में शक करने वालों के लिए एक पैगाम है कि प्यार भरोसे से चलता है। महेश सुप्रिया की बातों को अपने मन से समेटे अपने ही मन के अंधेरे में कहीं खो जाता है। किसी ने खूब कहा है, अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां।